Hello viewers, welcome to my YouTube channel. In the last two parts, we have seen uh, valid versus invalid and various seriousness scenario. In this part 3, we will see some additional seriousness scenario. Before that, I got feedback that general questions में we have not given enough idea. So यहाँ पे थोड़ा मैं elaborate करता हूँ कि कैसे हमको मतलब introduction देना है about yourself. So first thing is that you have to tell your full name कि my name is so and so, and then you have to mention like I have completed my bachelor in pharmacy or master in pharmacy from Pune University from so and so college, like that. अगर कुछ स्पेशलाइजेशन रहेगा like master in pharmacy in pharmacovigilance या pharmaceutics, that you have to inform. उसके साथ में अगर आप एक्सपीरियंस एसोसिएट है तो आपको बताना है कि आई हैव अराउंड आई मीन टोटल 5 years ऑफ एक्सपीरियंस और 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फार्माकोविजिलेंस फील्ड. कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जिन्होंने 1-2 साल पहले कुछ और जगह पे काम किया रहता है, टीचिंग प्रोफेशन में या फिर मार्केटिंग में, तो दे कैन ब्रेक डाउन दैट एक्सपीरियंस इन शॉर्ट एंड एक्सप्लेन. And along with that, suppose you have 5 years of experience, then you can mention like I have 2 years of experience in the case processing or the pharmacovigilance field, and I was working with Cognizant for so and so duration, like 2 years, and then I moved to I mean Accenture or Cyphermix or any organization like that. You have to mention. और उसके बाद में फैमिली बैकग्राउंड भी बोलना है आपको इन शॉर्ट में कि आपने घर पे कितने लोग हैं, लाइक पेरेंट्स एंड फैमिली. सो इन शॉर्ट वो भी बताना है. तो अगर वक्त रहेगा, इफ यू हैव टाइम, आई मीन, देन हॉबीज कैन आल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड इन दैट. इन शॉर्ट, लाइक आई लाइक टू रीड द बुक्स और समथिंग लाइक दैट. और एक जनरल क्वेश्चंस में एक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एक रहता है कि कुछ आपके एक स्ट्रेंथ बताओ या फिर एक वीकनेस बताओ या फिर दो स्ट्रेंथ बताओ, दो वीकनेस बताओ. तो इसके अंदर जस्ट आई वुड लाइक टू गिव वन सजेशन दैट कि जब भी आप वीकनेस बताओगे तो आपका वीकनेस ऐसा चाहिए कि उसके अंदर से मतलब जैसा 50% जैसा स्ट्रेंथ भी निकलना चाहिए कि भाई ऐसा काम है कि जिससे वीकनेस नहीं लग रहा है, तो वीकनेस नहीं लगना चाहिए वो कि इन शॉर्ट इट शुड बी लुक लाइक it's a kind of strength only. I mean, if you work on that, it will become a strength. Like that, you have to mention. So आपको ये सब मिल जाएगा, आप जनरल ढूंढोगे तो गूगल पे, इंटरनेट पे, so you'll find all these things. So just I cover up the points based on the feedback. Now we have seen that all these things. So I'm just continuing the seriousness part. Ki, according to the GVP module, and there are some scenarios of lack of drug effect. जैसा ड्रग काम नहीं कर रहा है तो जनरली ये नॉन सीरियस इवेंट होता है, लेकिन देर आर सम सिनारियोज, सो इन दैट इट इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू सीरियस. सो जनरली सीरियस केस इज व्हाट वी सबमिट इट विद इन 15 days टाइमलाइन. सो यहाँ पे ये एग्जांपल दिए हैं जीवीपी मॉड्यूल से. जब हम रेफरेंस देखेंगे तब डिटेल में डॉक्यूमेंट देखेंगे. सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन बिकॉज ये सीरियसनेस से कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई आई पुट इट हियर. लाइक फॉर एग्जांपल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स यूज्ड इन क्रिटिकल कंडीशन. मान लो कि ड्रग ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में यूज कर रहे हैं, जैसा एनाफिलैक्सिस एक सीरियस सीवियर रिएक्शन रहती है, एलर्जिक रिएक्शन. उस टाइम से कुछ मेडिसिन रहते हैं इमीडिएटली हमको देना पड़ता है, एड्रेनालिन बोलो या फिर और कोई चीज है, लाइक काइंड ऑफ कार्डियक अरेस्ट आ रहा है पेशेंट को, कुछ नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट रहते हैं और कुछ टैबलेट रहते हैं जो आप जबान के नीचे रख देते हैं ना, क्या विद इन सेकेंड्स वो लोग वो मेडिसिन काम करते हैं. तो अगर कोई मेडिसिन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के लिए आप दे रहे हो और अगर काम नहीं कर रहा है वो उस टाइम पे, अगर वो लैक ऑफ ड्रग इफेक्ट दे रहा है, सो डेफिनेटली इट विल बी कंसिडर एज अ सीरियस इवेंट और 15 day टाइमलाइन विल बी देयर फॉर दैट केस. सो जनरली कंपनीज उसको सीरियस करते हैं, तो ऑब्वियसली वो सीरियसनेस के क्राइटेरिया में फॉलो होके 15 days में सबमिट होता है. दूसरा है वैक्सीन फेल्योर. कि मतलब आप मान लो फॉर एग्जांपल कोविड का एग्जांपल ले लो सिर्फ, कि कोविड के लिए आपने एग्जाम सॉरी वैक्सीन लिया था और बाद में आपको कोविड हो गया मान लो, या फिर और भी कोई बहुत सारे वैक्सीन है पहले से चलते आ रहे, तो अगर वो इट्स कंसिडर एज वैक्सीन फेल्योर व्हेन पर्टिकुलर वैक्सीन इज गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ सम काइंड ऑफ डिसीज और वो डिसीज आपको हो रहा है, देन इट्स कंसिडर एज वैक्सीन फेल्योर, इट विल बी कंसिडर एज अ सीरियस केस और 15 days टाइमलाइन. और लास्ट वाला कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्यूर है. तो मान लो कि there are many hormonal drugs which are there
so that patient will not become a pregnant, I mean the user. So अगर वो ड्रग लेने के बाद भी, वो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव लेने के बाद भी अगर पेशेंट प्रेग्नेंट हो रहा है, सो इन सच सिनेरियोज इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सीरियस केस। एक जनरल सिनेरियो मुझे इसके अंदर बताना था कि एक क्वेश्चन मुझे खुद इंटरव्यू में पूछा गया था कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता था पहले, वहाँ पे आईएमई लिस्ट जो थी उसको मॉडिफाई करके कंपनी खुद, मतलब क्लाइंट भेजता था, और वो दे यूज्ड टू मॉडिफाई इट एज पर देयर, नो दे यूज्ड टू रिमूव सम PTs from there that, and it was mandatory to use that. So I was thinking that it is maintained by company. So it was asked like IME list is maintained, or I mean is it specific to any pharmaceutical company or what? So I my answer was like yes, it's maintained by company. But ये कंफ्यूजन रह सकता है बहुत सारे लोगों को। तो लास्ट टाइम जो प्रीवियस पार्ट 2 था उसके अंदर मैंने दिखाया है कि वो इट्स मेंटेन बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी। सो यूरोपियन यूनियन की साइट पे आप आईएमए लिस्ट पे, मतलब डायरेक्टली गूगल पे डालने के बाद भी आपको ये आईएमए लिस्ट आ जाएंगी। तो आईएमए लिस्ट मेंटेन बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी EU, एंड इट इज गेटिंग अपडेटेड whenever मेट्रा इज गेटिंग अपडेटेड। ओके, सो आईएमई का भी वर्जन रहता है सेम, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जब मेट्रा अपडेट होता है तो उसी के साथ साथ ऑब्वियसली मेट्रा में पीटी चेंज हो रहे हैं, कुछ ऐड हो रहा है, कुछ डिलीट हो रहा है। सो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट द IME लिस्ट एज वेल। Okay, and after that, now terminology is over. So now we'll see what are the exact actual questions I mean asked in the interview. सो सबसे पहले रहता है कि व्हाट आर सोर्सेस ऑफ एडवर्स इवेंट रिपोर्ट्स। सो या फिर एडवर्स इवेंट, तो एडवर्स इवेंट, एडवर्स रिएक्शन, इट विल बी यूज्ड इंटरचेंजेबली हियर आफ्टर। सो या साइड इफेक्ट्स यू कैन से, because already difference has been given in previous video. So when specific question is asked like what is difference between adverse event and adverse drug reaction, तब आप वो स्लाइड जो पिछला वीडियो उसके हिसाब से दे सकते कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द कॉजलिटी। एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर कॉजलिटी रहती है डेफिनेट, एडवर्स इवेंट में देयर इज नो स्पेसिफिक कॉजलिटी, मे और मे नॉट बी। ओके, सो सोर्सेस के बारे में हम देखेंगे तो देर आर जनरली इफ यू क्लासिफाई ब्रॉडली, सो देर आर प्री मार्केटिंग और ड्यूरिंग डेवलपमेंट। सो ऑल क्लिनिकल ट्रायल और फेज रिपोर्ट्स विल कम इनटू दैट, लाइक फेज 1 to फेज 3। सो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, यहाँ पे मैं दे नहीं रहा हूँ इन डिटेल, बट आप ऑब्वियसली फ्रेशर हो तो यू मस्ट हैव सीन दैट इन योर ग्रेजुएशन सिलेबस। सो फेज 1 फेज 3 के बारे में आपको सब इन डिटेल पता चाहिए, फेज 4 तक कि क्या होता है, कितने पेशेंट रहते हैं, कौन से इसमें हेल्दी वॉलंटियर रहते हैं, कौन से इसमें एक्चुअल पेशेंट होते हैं। जैसा फेज 1 में हम क्या डिसाइड करते हैं कि डोज डिसाइड करते हैं या फिर एज डिसाइड करते हैं, या फिर फेज 3 में हम एग्जैक्टली क्या देखते हैं, लार्जर पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि कुछ इवेंट्स हो रहे हैं या नहीं। और फेज 4 में काइंड ऑफ मार्केटिंग रहता है पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड एरिया में। तो आपको इसका जनरलाइज आइडिया चाहिए कि फेज 1 क्या रहता है, 2 क्या रहता है, फेज 3 क्या रहता है, और प्री क्लिनिकल मतलब क्या रहता है। उसके बाद में जो दूसरी चीज है, दूसरा ब्रॉड क्लासिफिकेशन है जो सोर्स है, तो क्लिनिकल ट्रायल के केस आते हैं हमारे पास। जब भी कोई क्लिनिकल ट्रायल रहता है, इन्वॉल्व होता है, तो उसके हिसाब से डेटाबेस रहता है और उसके केसेस भी हमको आ जाते हैं। उसके क्लिनिकल ट्रायल के केसेस बहुत आई मीन बड़े बड़े केसेस रहते हैं, बिकॉज इन्वेस्टिगेटर जो रहता है क्लिनिकल ट्रायल का, जो फिजिशियंस रहते हैं, वो लोग पूरा हिस्ट्री और एवरीथिंग दे आर कैप्चरिंग, सो एंड दे आर रिपोर्टिंग। सो ये क्लिनिकल ट्रायल एक हो गया सोर्स। दूसरा सोर्स है पोस्ट मार्केटिंग रिपोर्ट्स। सो पोस्ट मार्केटिंग रिपोर्ट्स में आप देखेंगे कि छोटे छोटे और क्लासिफिकेशन है इसके अंदर। सो इन पोस्ट मार्केटिंग रिपोर्ट्स जैसा हम देखेंगे कि सॉलिसिटेड रिपोर्ट्स, ये सॉलिसिटेड रिपोर्ट्स मतलब काइंड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल जैसे ही रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जैसा जब मार्केट में ड्रग रिलीज होता है तो कुछ टाइप के स्टडी रहते हैं जिसको हम नॉन इंटरवेंशनल स्टडीज भी बोलते हैं। कि जैसा मान लो कि वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल जैसे मतलब फेज में ड्रग नहीं रहता है, लेकिन ऑलरेडी मार्केट में आ चुका रहता है, लेकिन हम एक रेस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन में देते हैं और हर चीज उनकी नोटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्रग है जो प्रेगनेंसी में ऑलरेडी पता है कि भाई ये कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, तो वैसे केसेस को प्रेगनेंसी रजिस्ट्री की स्टडीज रहती है, जहाँ पे हर चीज उनकी नोटिफाई की जाती है, बार बार उनको पूछा जाता है इनके, और उतने लिमिटेड पॉपुलेशन में वो ड्रग दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स रहते हैं जहाँ आई मीन स्टडीज रहते हैं। तो उस स्टडी में से हमको जो रिपोर्ट्स आते हैं आफ्टर गेटिंग मार्केटेड पर्टिकुलर ड्रग, सो उसको सॉलिसिटेड रिपोर्ट्स कहते हैं। अभी आपको इतना डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं, बट यू कैन जस्ट कीप इन माइंड दैट सम टाइप ऑफ स्टडीज
विच आर लाइक स्टडीज मीन्स क्लिनिकल ट्रायल को भी हम स्टडी कहते हैं, लेकिन ये बिफोर मार्केटिंग ऑफ द ड्रग, बिफोर अप्रूवल, ड्रग इन्वेस्टिगेशन फेज में रहता है। यहाँ पे ऑलरेडी ड्रग मार्केट में आ चुका है और उसके बाद में कुछ एडिशनल स्टडीज हो रही है ना, क्या पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज भी कहते हैं हम उसको, पीएमएस स्टडीज। यहाँ पे एक सॉलिसिटेड वे से हमको मतलब इंफॉर्मेशन आती है। दूसरा है स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट्स। सो स्पॉन्टेनियस में मतलब नाम ही जैसा सजेस्ट कर रहा है, स्पॉन्टेनियसली समवन इज रिपोर्टिंग। So either voluntary, I mean voluntary is reported by MH or by healthcare team, like physician ने देखा कि मेरे पेशेंट को ऐसे ऐसे इवेंट हुआ है, ही रिपोर्टेड, और फार्मासिस्ट रिपोर्टेड, और नर्सेस, और या खुद पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है। ये टेलीफोन से हो सकता है, टेलीफोनिक कॉल से, बाय ईमेल, फैक्स, लेटर, या फिर कंपनीज की वेबसाइट्स रहती है वहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी रिपोर्ट करते हैं कुछ लोग, तो मतलब फॉर्म्स रहते हैं। तो ये इसके मेथड्स है, ये बाय दीज मेथड्स it will be reported to the company and regulatory authorities, मतलब जो कंपनी है उसके सोर्सेस है। तो फॉर एग्जांपल ए पेशेंट और फिजिशियन, इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग टू द मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर और कंपनी, ही रिपोर्टेड टू एफडीए। सो एफडीए वाले को जब पता चल जाता है वो इवेंट या फिर वो रिपोर्ट उनके पास आता है, तो दे फॉरवर्ड इट टू द कंपनी। सो इन सच केसेस हम उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी एज अ सोर्स कंसिडर करते हैं बाय दैट कंपनी। फॉर दैट कंपनी इट विल बी रेगुलेटरी अथॉरिटी केस। और उसके बाद लिटरेचर केसेस। सो हर कंपनी को मैंडेटरी है कि जितने भी मेडिकल लिटरेचर पब्लिश हो रहे हैं उसको एक स्क्रूटनाइज करना है, उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि अपने ड्रग्स कितने हैं और उसमें कुछ एडवर्स इवेंट्स बन रहे हैं कि नहीं। तो उसको लिटरेचर केसेस कहते हैं। और उसके बाद पार्टनर केसेस, मतलब हमारे ड्रग, हमारे कंपनी का किसी और के साथ, मतलब कंपनी के साथ देयर विल बी सम कॉन्ट्रैक्ट या फिर सेफ्टी डेटा एक्सचेंज एग्रीमेंट, कि एक दिन में आपके जो पास जब केस आएगा तो हमको भेजो। तो उनको मैंडेटरी रहता है उतने टाइमलाइन फॉलो करने का। तो ये इन केसेस को हम पार्टनर केसेस कहते हैं। और लास्ट वाला कर्टिसी केसेस। सो या फिर अदर मैन्युफैक्चरर केसेस, सो जिनके साथ हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या फिर कोई सेफ्टी डेटा एक्सचेंज एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन बाय लॉ ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन और रेगुलेटरी अथॉरिटी इट इज मैंडेटरी कि आपको, फॉर एग्जांपल फाइजर की कंपनी है और उनको पता चला कि सिप्ला कंपनी का ड्रग है, हमारे ड्रग के साथ लिया हुआ है, पेशेंट ने रिपोर्ट किया और उसकी वजह से कुछ इवेंट है। सो दे हैव, it's a mandatory for I mean that Pfizer to report that particular part to the Cipla manufacturing within some stipulated timeline. So ऐसे केसेस को courtesy cases या फिर other manufacturer cases भी कहते हैं।